हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के विशेषांक सीरीज़ में। आज मैं यहाँ पर करंट अफेयर विशेषांक में थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करूँगा। करने का मतलब क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि एक दिन में हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर ये सोचा है कि आपको पर डे जो भी 2 से 3 या 4 टॉपिक या 5 टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं पर डे डेली बेसिस पे, हम उनको यहाँ पर एक साथ स्टडी कर लेते हैं। स्टडी करने का तरीका वही होगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम पर डे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक दिन में ख़त्म करेंगे। ऐसे में कम से कम मैक्सिमम आपको 5 टॉपिक और मिनिमम आपके 1 टॉपिक होगा। तो 1 से 5 टॉपिक यहाँ पर डे मैं आपको करंट अफेयर्स के विशेषांक सीरीज़ के अंतर्गत यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करूँगा। इस वीक यहाँ पर मैं इसको पहला वीडियो होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीक के शेड्यूल में इसे रेगुलर बेसिस पे ऐसा डाल सकते हैं। फिलहाल ये प्रायोगिक तौर पर मैं इस वीक में इसे प्रायोगिक तौर पर इसे डाल रहा हूँ। आज हम यहाँ पर 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर विशेषांक में। 4 अलग अलग, जैसे कि साइंस एंड टेक का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक हो गए और जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक होंगे, तो इनको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अलग अलग पक्षों को इसमें देखेंगे, जैसे हम विशेषांक सीरीज़ में देखते हैं। पढ़ने का जो तरीका वैसा ही रहेगा। बस यहाँ पर यह है कि एक दिन के ऐसे मैक्सिमम 5 टॉपिक चूज़ किए जाएं जो आपके परीक्षा के संदर्भ से ज़रूरी हो सकते हैं। और ऐसा यदि हम वीक में 5 दिन करके चलें तो बहुत ज़रूरी है कि मंडे टू फ्राइडे करते हैं। सैटरडे और संडे का मिलाकर मंडे का जो सेशन आएगा तो उसमें एक दिन हम 3 दिन का ले लिया जाएगा और बाकी के 5 दिन यहाँ 4 दिन आपको ऐसे डेली बेसिस पे कर सकते हैं। तो यदि आपको ये सुझाव अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ग्राफिंग है यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर, टॉपिक आपका टाइपिट है, तो मैं यहाँ पर एक्साइड हो जाता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सकेंगे। मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा, मेरी आवाज़ आएगी, मैं यहाँ पर सामने प्रेजेंट नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी आवाज़ आपको उपलब्ध होती रहेगी, उससे ध्यान से सुनिएगा। बाकी चीज़ें जो बोर्ड पर रहेंगी उसे आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर विशेषांक सीरीज़ में। देखिए आज के जो यहाँ पर टॉपिक हैं इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर पर्यावरण का एक टॉपिक लेंगे। पर्यावरण का जो आज का टॉपिक है यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 पर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर हम यहाँ पर पहला ये टॉपिक लेने जा रहे हैं। देखिए चर्चा का कारण यही है कि हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री के द्वारा 2021 में इसका अनावरण किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का अनावरण किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के 6ठे चरण के अंतर्गत यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कही गई है। ये 6ठा चरण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अर्थात 2015 से लेकर 2021 तक की स्थितियों को लेकर यहाँ पर 6ठे चरण की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें है क्या क्या प्रमुख चीज़ें क्या हैं, इनको हम चलिए ध्यान से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि नागरिक भागीदारी को महत्व देने के लिए वाटर ट्रीटमेंट व जल पुनर्प्रयोज्यता मानक प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए शहरों के साथ राज्यों की भी रैंकिंग नई श्रेणी प्रेरक दौर सम्मान। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है कि यहाँ पर एक नई श्रेणी यहाँ पर डेवलप की जाएगी जहाँ पर राज्यों को, शहरों को यहाँ पर रैंकिंग दी जाएगी। और रैंकिंग के लिए यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर पद, एक तरीके के 5 श्रेणियाँ क्रिएट की गई हैं। ये 5 श्रेणियाँ क्या हैं? दिव्य, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही। 5 चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नागरिक भागीदारी को भी यहाँ पर महत्व दिया गया है, वाटर ट्रीटमेंट को इसमें रखा गया है, जल के पुनर्प्रयोग को यहाँ पर बताया गया है और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने। 4 चीज़ों को यहाँ पर सम्मिलित करते हुए ये श्रेणियाँ डेवलप की जा रही हैं। तो यहाँ पर श्रेणियाँ 5 हैं, ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से ध्यान दे दीजिए। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, दिव्य, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही, ठीक है। अगली बात आती है कि मूल्यांकन को लेकर जो बात कही जा रही है, मूल्यांकन होगा कैसे? तो देखिए जनसंख्या श्रेणी पर शहरों का मूल्यांकन होगा। जनसंख्या श्रेणी पर शहरों का मूल्यांकन कैसे होगा? तो इसके लिए 6 आधार दिए गए हैं। क्या क्या हैं? अपशिष्ट का गीले, सूखे, खतरनाक वर्गों में पृथक्करण किया जाएगा। दूसरा, गीले अपशिष्ट के खिलाफ प्रसंस्करण क्षमता सृजित की जाएगी। नेक्स्ट, गीले व सूखे अपशिष्ट की रिसाइकलिंग की व्यवस्था भी की गई। अर्थात जो भी यहाँ पर जो भी कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ होगा उसका रिसाइकिल किया जाएगा। रिसाइकिल के साथ साथ यहाँ पर देखिए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा कि जिनके माध्यम से कुछ नई चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है या उनका विनष्ट किया जा सकता है। तो उनको उसके लिए क्या प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए, प्रक्रियाएँ क्या होंगी, उसको कैसे इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट का प्रतिशत क्या होगा, अर्थात जो भूमि के अंदर वहाँ पर उसको हम डालते हैं, इसे लैंडफिल होगा, तो लैंडफिल में जाने का अपशिष्ट का प्रतिशत कितना होगा, अर्थात
कितनी मात्रा में हम भूमि के अंदर इसे अपशिष्ट को प्रतिशत वहाँ पर डाल सकते हैं, उसे मिट्टी के अंदर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त नगरों की स्वच्छता स्थिति को भी यहाँ पर जांचा और परखा जाएगा। नागरिकों के नेतृत्व वाले नवोन्मेषण, स्टार्टअप उद्यमियों एवं स्वच्छता चैंपियनों को भी इसके अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाएगा। तो देखिए, जनसंख्या श्रेणी के तहत शहरों का यहाँ पर मूल्यांकन किया हमने, आधार देख लिए, जहाँ पर अपशिष्टों के वर्गीकरण की बात की गई, उनके प्रसंस्करण, रिसाइकलिंग, प्रोसेसिंग को रखा गया है, लैंडफिल की बात की गई है, नगरों की स्वच्छता को, साथ ही नागरिकों के नेतृत्व को लेकर भी यहाँ पर उनको प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इसके बाद हम यहाँ पर चलिए देखते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण है क्या, होता क्या है स्वच्छता सर्वेक्षण, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। यह स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक गतिविधि है, जैसा हम सब इससे परिचित भी हैं। इसका उद्देश्य राज्यों एवं शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा स्वच्छता प्रयासों के स्तर को समयबद्ध और नवाचारित करना है। ठीक है, राज्यों को एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वच्छता प्रयासों के स्तर को समयबद्ध और नवाचारित करना है। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर कहा गया कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्तरों पर इसे सम्मिलित किया जाना है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ शहरी स्थानीय निकायों की चर्चा करता है, बल्कि इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्वच्छ रखने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर ये पूरे भारत के स्वच्छता के स्वरूप को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर गाँव के संदर्भ को सम्मिलित किया जा रहा है या शहर को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर गाँव शहर दोनों को ही इसमें सम्मिलित करने के प्रयास किए गए हैं। इसके बाद इसमें कहा गया कि स्वच्छ भारत मिशन के कुछ मुख्य बिंदुओं की भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इन प्रमुख जो बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, इनको चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट जो लाइन है इसमें कहा गया कि स्वच्छता हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जो प्रारंभ किया था 2014 को किया था, 2 अक्टूबर के दिन किया था, ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ने का जो तरीका है कि यहाँ पर अगर कोई करंट का विषय है तो उसकी हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई उसको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें अन्य कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं। पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 1 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। तो एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर रखा गया है कि हमने 1 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण 5 साल में कंप्लीट किया है, और वो भी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, और साथ साथ इसे खुले में शौच से मुक्त होने की प्रक्रिया के तहत। और इसमें देखिए ऐसा क्या क्या सम्मिलित है, गांव सम्मिलित हैं, ग्राम पंचायतें हैं, जिले, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सभी इसमें सम्मिलित हैं, अर्थात पूरे भारत की स्थिति की बात की जा रही है। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुले में शौच न करने की प्रथा स्थायी रहे और कोई भी वंचित न रह जाए और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाएं सुलभ है। तो इसमें यह भी कि सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो खुले में शौच की प्रक्रिया को हम स्वच्छता सर्वेक्षण या स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित कर रहे हैं, या ऐसा ना हो कि अस्थायी रहे, टेम्परेरी रहे, बल्कि ये परमानेंट कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, परमानेंट कैसे बना सकते हैं, इस पर काम करना है। और कोई भी यहाँ पर वंचित न जाए, सभी को ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल के कचरे प्रबंधन को भी हम यहाँ पर व्यवस्थित करने की बात कहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि मिशन अब अगले चरण अर्थात चरण 2 में प्रवेश कर रहा है, जिसको ODF प्लस की ओर अग्रसर करता है। इसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस गतिविधि ODF व्यवहार को सुदृढ़ करेगी, अर्थात खुले में शौच की प्रक्रिया को जो बात कही गई कि स्थायी बनाना है, परमानेंट बनाना है, तो इसे व्यवहारगत स्तर पर इसे लेकर सुनिश्चित करना है कि लोगों के व्यवहार में ये चीज़ें आ जाएँ। इसके बाद गांवों में ठोस एवं तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए मध्यार्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो किस तरीके से, कहने का मतलब है कि गांव में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने को भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ पर ये सारी बातें इसमें कही गई हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं, क्या योजनाएं हैं, और इसके सेकंड चरण में क्या क्या बातें यहाँ पर सम्मिलित हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर ये व्याख्यायित करता है। इसके बाद अब हम चलते हैं, तो ये हो गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो है साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, थोड़ा सा विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक है।
इस योजना का नाम है फेज़ 2 योजना। और यहाँ पर फेज़ 2 योजना के तहत देखिए चर्चा में है क्यों यहाँ पर, तो चर्चा में होने के कारण कि हाल ही में फिक्की ने सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ाने के लिए 2035 तक फेज़ 2 योजना को बढ़ाने के लिए सिफारिश पत्र सौंपा है। किसने सौंपा है? फिक्की ने। किसको? सरकार को। किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग को बढ़ाने के लिए। कब तक? 2035 तक। कौन सी योजना है? फेज़ 2 योजना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिक्की द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ाने और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के मकसद से नीति निर्माताओं से तुरंत समर्थन की मांग की है। तो यहाँ पर फिक्की चाहता है कि सरकार जो है, जो भी नीति निर्माता हैं, वो इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को कैसे बढ़ाना है और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने को कहा है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा निवेश प्रक्रिया को बढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर मांग को डेवलप करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल और हाइब्रिड कारों को साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो यहाँ पर मोटर वाहन जो उद्योग है उसको यहाँ पर घाटा होगा, वो उसका निर्माण क्यों करे। इसके बाद फेज़ 2 योजना के तहत अन्य क्या क्या चीज़ें कही गई हैं उसको चलिए देख लेते हैं। फेज़ 2 योजना में देखिए यहाँ पर सरकार ने क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। इसमें देखिए सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और तेज़ी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। ठीक है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण और तेज़ी से इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए इसके दूसरा चरण शुरू किया है। इसमें 10,000 करोड़ का कुल व्यय लगेगा। 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए यह योजना शुरू की गई, जिसे फेम इंडिया 1 का विस्तार है। ठीक है, फेम इंडिया 1 जो होता है 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था आपका इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तेज़ी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना था। तो देखिए जो फेज़ 2 योजना है ये मुख्यतः इसकी जो मूल योजना है वो फेम इंडिया 1 है और फेम इंडिया 1 जो होता है 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी और उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। फेज़ 2 योजना भी इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और तेज़ी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसके फेज़ 2 को लॉन्च किया है। इसके लिए 10,000 करोड़ का कुल व्यय है और 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए इसे शुरू किया गया है। तो यहाँ पर हमने इसे देख लिया, समझ लिया। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बात की गई है कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहित करना तथा वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना, ये बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। जैसे देखिए कि अगर आप पेट्रोल और डीजल वाहनों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको जगह जगह पेट्रोल पंप होते हैं, डीजल पंप होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर यदि आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हैं तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए जहाँ पर आप उनको अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकें। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जब तक ये चार्जिंग स्टेशन जैसी आधारभूत सुविधाएं आपको इसके अंतर्गत उपलब्ध करानी होंगी जगह जगह पर। यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो भी आपको देखते हैं कि क्रूड ऑयल है वो नुकसान पहुँचाता है, वहाँ पर कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है और उससे प्रदूषण को नुकसान होता है, साथ ही मनुष्य और जैव विविधता को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के प्रयोग से हम इस समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अवसंरचनात्मक स्तर पर सुधार किए जाएँ, बड़े स्तर पर निवेश किए जाएँ और यहाँ पर डिमांड जो होती है वो क्रिएट किए जाए। जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो वहाँ पर इसका कोई फ़ायदा होते हुए नहीं देखा जा सकता। इसके बाद अब इस योजना के कुछ तथ्यों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर दिया जाए। दूसरा है इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर होने वाले खर्चों के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन राशि मॉडल अपनाना, कि यहाँ पर बेसिकली कि जितनी डिमांड है उस डिमांड के आधार पर ही वहाँ पर मूल्य या राशि जो है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीसरा यहाँ पर ये खर्च राज्य और शहरी परिवहन निगमों के द्वारा कह सकते हैं कि वहन किया जाना चाहिए। जो खर्च आएगा वो किस पर रहेगा? राज्य एवं शहरी परिवहन निगम के ऊपर रहेगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत 3 वॉट और 4 वॉट के श्रेणी वाले वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं सुझाव इस फेज़ 2 योजना के अंतर्गत रखे गए हैं, जैसे कि बिजली से चलने वाले सार्वजनिक परिवहन के सेवाओं पर जोर हो, इलेक्ट्रॉनिक बसों के मांग आधारित खर्च वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएँ, खर्च राज्य और शहरी परिवहन द्वारा उपलब्ध कराए जाएँ और यहाँ पर 3 वॉट और 4 वॉट के इलेक्ट्रिक वाहनों को यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रोत्साहित किया जाए। अन्य भी कई सारे पॉइंट इसमें देखने को मिलते हैं, आइए उनको भी एक बार चलिए देख लेते हैं।
देखिए इसमें कहा गया है कि 2 वाट वाले वाहनों में मुख्य ध्यान निजी वाहनों पर केंद्रित रखना है। ठीक है, तो निजी वाहन के लिए वाट कितना रहेगा, 2 वाट रहेगा। निजी वाहनों के लिए 2 वाट रहेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बोला गया है कि 25 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। 2 वाट वाले 10 लाख, 3 वाट वाले 5 लाख और 4 वाट वाले 55,000 वाहन और 7,000 बसों को वित्तीय राशि योजना के तहत यहाँ पर संचालित करना है। इसके तहत महानगरों, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों, छोटे शहरों और पर्वतीय राज्यों में 3 किलोमीटर की दूरी पर 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक लिथियम आयन नई तकनीक वाली बैटरियां लगाई जाएं। तो यहाँ पर देखिए चार्जिंग स्टेशन को लेकर यहाँ पर भी सुझाव दिए गए कि कितनी 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। ऐसे कम से कम 2700 चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। साथ ही चार्जिंग स्टेशन 25 किलोमीटर के अंतराल पर यहाँ पर बनाए जाने चाहिए। 2 वाट वाले वाहन जो होते हैं निजी वाहन होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर वित्तीय राशि यहाँ पर कितनी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो 2 वाट वाले के लिए 10 लाख, 3 वाट वाले के लिए 5 लाख, 4 वाट वालों के लिए 55,000 वाहन और 7,000 बसों को यहाँ पर वित्तीय राशि था। इतनी मात्रा में उत्पादन करने वाले बसों और वाहनों को यहाँ पर वित्तीय राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और बैटरी कौन सी यूज़ करनी है इसको भी ध्यान रखिएगा, कोई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। लिथियम आयन वाली बैटरियों को यहाँ पर यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर देख लिया फेज़ 2 योजना के बारे में, हमने इसमें अध्ययन कर लिया, फेज़ 2 योजना की चर्चा कर ली। तीसरा यहाँ पर पॉइंट आता है जिसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर चीन का एक मंगल मिशन है तियानवेन 1 है, तियानवेन 1 की यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए अभी हाल ही में चर्चा का ये विषय रहा है क्योंकि चीन ने जुलाई में ही 2020 में अपना पहला मार्स मिशन तियानवेन 1 लॉन्च करेगा। और ये मिशन जो होती है अगर सफल हो जाता है तो चीन जो होता है यूएसएसआर और यूएसए के बाद लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। अब तक 2 देशों ने यहाँ पर मंगल मिशन जो होता है एक तरीके से सफल संचालित किया है। तो यहाँ पर यूएसएसआर और यूएसए 2 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक यहाँ पर सफलतापूर्वक मंगल पर लैंडिंग की है। यदि चीन का ये मिशन सफल होता है तो तीसरा देश बन जाएगा। चीन का इससे पहले अगर हम बात करें तो पिंग हुओ 1 मंगल मिशन था जिसे एक रूसी अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन 2012 में ये विफल हो गया था। तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया जिसके बारे में चर्चा कर ली। इसको ध्यान रखिएगा, यदि ये सफल होता है तो चीन तीसरा देश बन जाएगा। पहले जो 2 देश हैं वो कौन कौन से हैं, यूएसएसआर और यूएसए। अब जानते हैं यहाँ पर तियानवे 1 जो है ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी इसके साथ साथ। तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ तियानवे 1 जो है 13 पेलोड होंगे जिसमें 7 कक्षा और 6 रोवर ले जाएगा ये। इसके अतिरिक्त यह मंगल की सतह पर जाकर पानी, बर्फ़, मिट्टी की विशेषताओं की जांच करेगा, साथ ही वहाँ के वातावरण का भी अध्ययन करेगा। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होगा। इसके अतिरिक्त चीनी मिशन मंगल ग्रह की सतह पर एक भू मशीन जियो पेनेट्रेटिंग रडार स्थापित करेगा जो भू वैज्ञानिकों शोध करने में सक्षम हो जाएगा। तो एक तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर वो सम्मिलित करते हुए भू वैज्ञानिक शोध को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही वहाँ पर मिट्टी, मंगल की सतह के पानी, बर्फ़, मिट्टी इत्यादि विशेषताओं को भी जाँच करेगा। तो कह सकते हैं एक तरीके से शोध विज्ञान के लिए काफ़ी यहाँ पर सहायता मिल सकती है अगर ये सफल होता है तो ये चीन का एक मिशन है। मिशन को ध्यान रखिएगा, जुलाई में लॉन्च होने की बात कही गई है और अगर सफलता मिलती है तो तीसरा देश ये बन जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इससे पूर्व भी कई मंगल मिशन हो चुके हैं अब तक। अगर पूछा जाए सबसे पहला देश कौन सा था तो यूएसएसआर था। यहाँ पर ए लिखा हुआ है लेकिन ये यूएसएसआर होगा। 1971 में उसने सबसे पहला जो देश है उसने सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद 1973 में यहाँ पर दूसरे मिशन के तौर पर अमेरिका यहाँ पर दूसरा देश था जो 1973 में पहुँचा था, मंगल मिशन पर लैंडिंग की है। उसके बाद से 1976 के बाद से अब तक यहाँ पर 2019 में अब तक 8 सफल मार्स लैंडिंग हो चुकी हैं। लेटेस्ट जो है वो इनसाइट मार्स मिशन है जिसे लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। तो यहाँ पर लेटेस्ट है इनसाइट है और इसके बाद अगर यहाँ पर 93 सफल हो जाता है तो ये लेटेस्ट आपका बन जाएगा। तो कितनी सफल लैंडिंग हो चुकी हैं, 8 सफल लैंडिंग हो चुकी हैं। पहला देश जो था वो यूएसएसआर था। 1971 में वहाँ पर सबसे पहले उसने मंगल पर लैंडिंग की। 1973 में यूएसए था, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर दूसरा देश बनता है सफल लैंडिंग करने वाला। उसके बाद अब तक 8 सफल लैंडिंग की जा चुकी हैं। लास्ट जो हुई थी वो इनसाइट मार्स मिशन था 2019 में और अभी हाल फिलहाल यहाँ पर 93 चल रहा है जो जुलाई में लॉन्च होगा। उसके बाद सफलता की स्थिति देखी जाएगी।
इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को रखने में सफल रहा है। तो मंगल की कक्षा तक की वहाँ पर अगर बात करते हैं तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अब तक पहुँच चुका है। 3 देश अब तक यूरोपीय कह सकते हैं कि अंतरिक्ष मंगल की कक्षा में पहुँच चुके हैं। चौथा देश जो था वो भारत था। यहाँ पर भारत भी मंगल मिशन के तहत उसकी कक्षा तक पहुँच चुका था, लेकिन भारत अभी यहाँ पर लैंडिंग करने में सफल नहीं रहा है। लैंडिंग करने में सिर्फ 2 देश रहे हैं, जबकि मंगल की कक्षा तक पहुँचने में 4 देश अब तक सफल रहे हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं यहाँ पर भारत के जो है मंगल मिशन के बारे में भी चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। आप जानते हैं, परिचित हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पे जैसा हम कहते हैं कोई भी टॉपिक पढ़ें तो पिछली जो भी चीज़ें हुई हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए भारत के मंगल मिशन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम MOM कहते थे, सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा तक पहुंचा था। नवंबर 2013 में इसे लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन से लॉन्च किया गया था इसे। भारत देखिए, जैसा मैंने कहा, ये भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र बना था। यह नासा के माविन ऑर्बिटर की तुलना में सस्ता व अधिक लागत वाला प्रभावी था। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का जो मार्स मिशन था वो काफ़ी सस्ता, कम पैसे में, वहाँ पर कह सकते हैं बहुत ही कम लागत में वहाँ पर पहुँचने में सक्षम हो गया था। इसके अतिरिक्त भारत पहला देश था जिसको पहली ही सफलता में वहाँ पर कह सकते हैं मिशन में वहाँ पर वो सफल हुआ था। इसके अतिरिक्त मॉम द्वारा भेजी गई हज़ारों तस्वीरों का उपयोग करते हुए एक मोशन एटलस बनाने की भी यहाँ पर एक तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर ये भारत के मिशन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त लास्ट के कुछ और पॉइंट हैं इसमें मंगल मिशन से रिलेटेड, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भारत का एक और अभियान होने वाला है, जिसे मंगलयान 2 भी कहा जा रहा है। भारत का ये दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा जिसे मंगल ग्रह के अंकेक्षण के लिए योजनाबद्ध वहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर इसकी भी अभी चर्चा चल रही है। इसे भी भारत मंगलयान 2 की तैयारी कर रहा है। इन फ्यूचर भारत इसको भी यहाँ पर भेजेगा। अब बात यहाँ पर आती है कि लोग यहाँ पर मंगल मिशन भेज क्यों रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर सब जो देश हैं वो मंगल पर जा क्यों रहे हैं, वहाँ पे अपने मिशन को बार बार, भारत हो गया, यूरोपीय देश हो गए, USSR हो गया, मतलब रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, क्यों यहाँ पर मंगल मिशन को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए चंद्रमा के बाद सबसे अधिक जो मिशन हुए हैं मंगल पर हुए हैं। मंगल जो है पृथ्वी से काफ़ी अलग है। विशेषताएं उसकी अगर देखें तो पृथ्वी जैसी हैं, जैसे कहने का मतलब है बादल है, ध्रुवीय बर्फ़ हैं, घाटी हैं, ज्वालामुखी हैं। साथ ही यहाँ पर मंगल मिशन के माध्यम से ग्रह पर तरल पानी की संभावना खोजकर्ताओं को उत्सुक बनाती है। अर्थात वहाँ पर कहीं समय समय पर बताया जाता है कि यहाँ पर मंगल ग्रह पर पानी के मिलने के आसार भी वहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं मंगल मिशन कहीं ज़्यादा एक चर्चा का विषय बना रहता है। एक उत्सुकता यहाँ पर वैज्ञानिकों में बनी रहती है, दूसरे देशों में बनी रहती है कि वो लगातार यहाँ पर इस देश में इस ग्रह पर यहाँ पर अपने अपने मिशन यहाँ पर भेजते रहते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर मंगल मिशन से रिलेटेड जानकारी देख ली और अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था के एक टॉपिक की। यहाँ पर अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लेकर आया गया था। इसी अध्यादेश के आधार पर हम इस टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे। ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, इकोनॉमी के आपके पोर्शन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके टॉपिक क्या है इसमें। देखिए चर्चा का कारण क्या है, टॉपिक है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य टॉपिक है। चर्चा कारण क्या है, हाल ही में किसानों के लिए एक देश एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि उपज के कह सकते हैं कृषि उपज के मुक्त कह सकते हैं कि या प्रतिबंध रहित व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उपज एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अध्यादेश को 2020 को मंजूरी दे दी गई जिसके माध्यम से कृषि उपज के व्यापार को, मुक्त व्यापार को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। और इसमें क्या किया गया है, इस अध्यादेश का उद्देश्य है APMC बाजार मंडी जो भी हैं उनको, उनके बाहर अतिरिक्त व्यापार अवसर पैदा किए जाएं, अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की जाए, जिससे किसानों को एक पारिश्रमिक जो उचित जो मूल्य है वो मिल सके, एक अच्छा प्रतिस्पर्धी मूल्य उनको मिल सके। जिसको मूलतः समस्याएं अभी यही होती हैं कि किसान उत्पादन करने के पश्चात ज़्यादा मात्रा में अच्छे उत्पादन कर देता है तो उसे बम्फर पैदावार होने के बाद अच्छे प्राइस नहीं मिलते हैं, या फिर APMC मंडी में जब उसे बेचने जाता है तो वहाँ पर मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं जिसके कारण उसे बहुत अच्छे मूल्य नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इस अध्यादेश के माध्यम से वो APMC मंडियों के बाहर
एक प्रतिस्पर्धी मार्केट में अपने वस्तुओं को बेच करके अच्छे मूल्य वहां पर प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह देश में व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को खोलने का एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो इन फ्यूचर एक बहुत ही अच्छा एक प्रोस्पेक्टस है इस अध्यादेश के माध्यम से कि कृषि बाजारों को एक बाजार के रूप में हम तब्दील कर पाएंगे। तमिलनाडु से लेकर आपके जम्मू कश्मीर और गुजरात से लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश के बाज़ारों को एक ही स्तर पर वहाँ पर स्थापित कर पाएंगे, मूल्यों को वहाँ पर निश्चित कर पाएंगे और यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धी बाज़ार को लेकर आ पाएंगे जहाँ पर मुक्त आवागमन वहाँ पर किसानों के माध्यम से किया जा सकता है और एक अच्छे रेट या अच्छे मूल्य की उनके द्वारा प्राप्ति सुनिश्चित हो सकती है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि इस अध्यादेश में क्या क्या किया गया था, कौन कौन सी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा जिसमें विभिन्न राज्य में कृषि उपज करता है। कानूनों के तहत अधिसूचित वास्तविक बाजार परिसरों के बाहर भी किसानों की उपज का कुशल, पारदर्शी, बाधा रहित अंतर राज्य और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए इसमें करना क्या है कि इस अध्यादेश में कहा गया है कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया जाएगा और इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कृषि के उपज को आसानी से आप बेच सकते हैं। बेचने के लिए जो भी जहाँ बेचेंगे वो एक अधिसूचित अर्थात जिनको सूचीबद्ध बाजार परिसर होंगे वहाँ आप इसे बेच सकते हैं। साथ ही यहाँ पर किसान को इसके कारण एक कुशल और पारदर्शी एक वातावरण मिलेगा बाजार का। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने राज्य में बेच सकता है बल्कि वो राज्य के बाहर और राज्य के अंदर दोनों जगहों पर जहाँ उसे सुविधा मिले वो अपने उत्पादों को बेच सकता है। तो पहले पॉइंट में ये सारी बातें कहेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से सुविधाजनक बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जैसे कि यहाँ पर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर चीज़ों की खरीद फरोख्त करते हैं, ठीक उसी तरीके से ई-नैम मार्केट होता है, वहाँ पर भी अपने उत्पादों को खरीद और बेच सकते हैं। जो किसान होता है, बायर होता है, सेलर होते हैं, वो वहाँ पर उसके माध्यम से उत्पादों को बेच सकता है और अपने जो होता है जो पैसे होते हैं, जो मूल्य होता है उनके अकाउंट में वहाँ पर आ जाता है। इसके अतिरिक्त इसके लिए उचित नियम जैसे कि व्यापार बंद के प्रावधानों के यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना और अधिकतम 10 लाख रुपए का जो मतलब 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर किसान के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी को किसान को उसी दिन या अधिकतम 3 कार्य दिवसों के भीतर को भुगतान करना होगा। तो ये भी एक अच्छी यहाँ पर चीज़ें लाई गई हैं कि किसान अपने उत्पाद को बेचने के पश्चात व्यापारी को उसी दिन अर्थात जिस दिन वो किसान से उत्पाद खरीद रहा है या फिर उसके अगले 3 दिनों के अंदर उसे भुगतान किसान को करना होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई बार होता है किसान को उत्पाद तो वो अपने बेच देता है व्यापारियों को, लेकिन व्यापारी जो होता है उसे महीनों और 3 महीने 6 महीने तक वहाँ पर उसका भुगतान नहीं करता है। तो ये समस्या भी कहीं ना कहीं इस अध्यादेश के माध्यम से हल होती हुई नज़र आती है यदि इसे सही तरीके से लागू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रावधान भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि इस प्रावधान का कि किसान को यदि आप 3 दिन के अंदर भुगतान नहीं करते हैं, अगर इस प्रावधान का आप उल्लंघन करते हैं तो व्यापारी पर न्यूनतम 25,000 और अधिकतम 5 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर भी लगाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त किसानों से उनकी उपज की बिक्री के लिए कोई उपकर या शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि किसान जो उत्पादन करेगा अपने उत्पाद को लेकर उसे कोई उपकर नहीं देना है, कोई सरचार्ज नहीं देना है, कोई सेस नहीं देना है, कोई टैक्स वहाँ पर नहीं देना है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए एक अलग से विवाद समाधान तंत्र भी होगा। क्या होगा? एक अलग से विवाद समाधान तंत्र यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा जिसके माध्यम से यदि किसान को अपनी उपज को लेकर किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं, मूल्यों को लेकर कोई समस्याएं होती हैं, उत्पादन को लेकर होती है, तो वहाँ पर उसके विवाद को तुरंत वहाँ पर निवारण करने के लिए एक अलग से समाधान तंत्र यहाँ पर विकसित किया जाएगा ताकि वहाँ पर किसानों की समस्याओं का त्वरित गति से निपटारा किया जा सके। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इस अध्यादेश का महत्व। ये तो अध्यादेश के हमने प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि अध्यादेश का यहाँ पर महत्व क्या है। देखिए, कृषि उपज संगठनों या कृषि सहकारी संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो अन्य कोई भी व्यापारी किसी भी सूचीबद्ध कृषि उत्पाद में पैन संख्या या अन्य दस्तावेज के बिना व्यापार अब नहीं कर सकेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पारदर्शिता की स्थिति उत्पाद हो जाएगी। साथ ही व्यापारी जो भी व्यापार करते आए हैं तो वहाँ पर वो किसके साथ व्यापार कर रहा है तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पैन संख्या और अन्य दस्तावेज लगेंगे। तो एक तरीके से पारदर्शिता में वृद्धि होगी और जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही थी उस पर एक अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसानों को सुगम व मुक्त व्यापार का माहौल, जिससे उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। तो किसानों के लिए भी यहाँ पर एक सुविधा ये है कि उनके लिए एक मुक्त व्यापार का साथ ही यहाँ पर एक बाज़ार, एक माहौल उत्पन्न होगा, उनके पास ये उपलब्ध हो जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद को खरीद भी सकते हैं और उसे बेच
बेच भी सकते हैं। इसके कहीं ना कहीं उन्हें एक स्वतंत्रता मिल जाती है। इसके अतिरिक्त उपज वाले क्षेत्रों में भी किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिल सकेंगे और कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है कि जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र में उत्पादन मान लीजिए ज़्यादा हो गया तो किसानों को ऐसा ना हो कि उत्पादन ज़्यादा होने से उन्हें मूल्य कम मिल रहा हो, ऐसा भी नहीं किया जाएगा। और दूसरा, ऐसे क्षेत्र जहां पर उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम होने से क्या होता है, वस्तु उत्पाद का जो होता है मूल्य जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो उसको भी इसमें सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं को कम क्षेत्रों में ज़्यादा मूल्य भी ना चुकाना पड़े। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं व्यापारियों के संदर्भ से, किसानों के संदर्भ से और उपभोक्ताओं के संदर्भ से। इस अध्यादेश के इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये चुनौतियाँ यहाँ पर बेसिकली बाजार व्यवस्था को लेकर है, लाइसेंस इत्यादि को लेकर है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। पहली चीज़ में कहा गया कि भारत में कई तरह के नियामक प्रतिबंधों के कारण उत्पाद बेचने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो कहा गया है कि जिस तरीके से एक रेगुलेशन कह सकते हैं है, यहाँ पर भारत में अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति बाजार क्षेत्र के बाहर किसानों पर उत्पाद बेचने पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाती है। एपीएमसी जो मंडी जो समितियां होती हैं, वहाँ पर उनका रूल है कि आप अपने उत्पाद को सर्वप्रथम एपीएमसी मंडी में ही बेचेंगे, और यदि यहाँ पर एपीएमसी के मंडी के वो बाहर बेचना चाहें तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये समस्या है, इसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाना चाहिए। इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अपने उत्पाद सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही बेचने की सहायता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और इसमें जोड़ दिया गया है कि आप उन्हीं लोगों को अपनी उत्पाद को बेच सकते हैं जो कि सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त हैं, जिसके कारण समस्या ये होती है कि यदि उन लोग अपना कोटा उनका पूरा हो गया तो फिर किसान किसे बेचेगा, कैसे बेचेगा, और इसकी एक समस्या यहाँ पर आती है। तो इसे कहीं ना कहीं देखना चाहिए। और तीसरा, यहाँ पर इसके अतिरिक्त एक राज्य से दूसरे राज्य को ऐसे उत्पादों के सुगम व्यापार के रास्ते में कई सारे बाधाएं आती हैं। मूलतः क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कई तरीके के कृषि को लेकर, अपने किसानों को लेकर, व्यापारियों को लेकर अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग वहाँ पर नियम बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर नियमों को लेकर असमानता की स्थिति होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उत्पादों के मूल्य इत्यादि को लेकर, बेचने इत्यादि को लेकर किस तरीके की समानता की स्थिति लाई जाएगी, ये भी एक समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुछ न कुछ यहाँ पर समस्याएं भी हैं जो अभी वर्तमान समय में देखने को मिलती हैं, लेकिन इस अध्यादेश के माध्यम से सही तरीके से संचालित किया जाए तो इसे काफ़ी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। क्या परिणाम मिल सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। द लास्ट पॉइंट निष्कर्ष के तौर पर देखिए, इस अध्यादेश से देश में आवश्यक कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण की उम्मीद यहाँ पर बढ़ती है, जो कि कृषि के लिए आवश्यक भी है। देखिए, कृषि कोई भी अगर उत्पाद का निर्माण किया जाता है, उत्पादन आप करते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज चाहिए होते हैं, वेयर हाउस चाहिए होता है, सड़कें ठीक होनी चाहिए ताकि वहाँ पर उत्पाद मार्केट तक पहुँचाने में आसानी हो, डीजल पेट्रोल वाहन इत्यादि सारी चीज़ों की वहाँ पे आवश्यकता होती है। मंडी की वहाँ पर एक बेहतर सुविधा होनी चाहिए, मंडी में भी अच्छी अवसंरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस अध्यादेश के माध्यम से जहाँ आप कह रहे हैं कि कृषि उत्पाद को आप राज्य के अंतर्गत या राज्य के बाहर बेचने की सुविधाएं देंगे, तो हो सकता है इसके अंतर्गत आप अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि की जाए, निर्माण किए जाएँ बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस के। इससे किसानों को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। दूसरा, यहाँ पर यह अध्यादेश किसान के लिए विभिन्न विकल्प उत्पन्न करेगा, साथ ही किसानों के लिए विपणन लागत कम करेगा और बेहतर मूल्य दिलाने में भी मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि आप सुगम किसान अपने उत्पादों को किसी को भी बेच सकता है, जैसे कि जो पंजीकृत हैं, और वहाँ पर प्रतिस्पर्धी जब माहौल होगा तो वो अच्छे रेट उसके प्राप्त कर सकता है। और विकल्प ऐसा नहीं सीमित होगा कि वो अपने ही राज्य में बेच रहा है, वो चाहे तो दूसरे राज्यों के व्यापारियों को भी उसे बेच सकता है। तो इस तरीके से किसानों को इसमें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तीसरा, यहाँ पर कहा गया है कि इससे कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी कदम भी माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिल सकता है आए दिन, कि व्यापार करना काफ़ी आसान हो सकता है, व्यापारियों के लिए भी खरीद प्रक्रिया आसान हो सकती है, किसानों को भी अपने बेचने को लेकर प्रक्रिया आसान हो सकती है, उचित मूल्य अगर उनको मिलना सुनिश्चित होता है तो उससे किसानों की आय भी बेहतर होगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये अध्यादेश कहीं ना कहीं एक अच्छा और दूरदर्शी कदम के तौर पर देखा जा सकता है, और यदि इसकी चुनौतियों को भी हम सही तरीके
तरीके से समाप्त करते हैं या हैंडल कर पाते हैं तो ये अध्यादेश किसानों के लिए और कृषि बाजार के लिए एक बहुत अच्छा सुअवसर यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर 4 टॉपिक यहाँ पर देख लिए हैं और आप भी इन्हें 1 या 2 बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ पर ये 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं, आपके साइंस एंड टेक का रिलेटेड 2 टॉपिक हैं, साथ ही आपका एक अर्थव्यवस्था और एक पर्यावरण का टॉपिक है। तो आज के लिए यहाँ पर फिर हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरीके से यदि आपको नेक्स्ट सीरीज़ में यहाँ पर कुछ ऐसे अन्य टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे तो इसको रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू।